ऋषा की शादी जतिन से होती है। जतिन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो ऋषा से प्यार भी बहुत करता है। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो उठ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारे पसंद के मैंने सारे आइटम बनाए हैं। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? जतिन, घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए तुम्हारा ये नाचिस पति आज से रोज ब्रेकफास्ट बनाएगा। थैंक यू सो मच जतिन, लेकिन सच कहूं, इन सब की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर फिर भी तुमने जो भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी केयर और इतनी पैम्परिंग आज तक मेरी किसी ने भी नहीं की। हाँ बेबी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी करने नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ढेर सारा प्यार करूंगा। फिर एक दिन ऋषा काम को लेकर बहुत ही परेशान होती है। ओ नो, ना जाने अब क्या होगा। बस भगवान करे कि बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ जाए। ऋषा को इतनी चिंता में देखकर वहां पर जतिन आ जाता है और उसका मनोरंजन करने लगता है। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ गॉड जतिन, तुम्हारी ये नौटंकी बंद करो। लेकिन ईशा बेबी, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि तुम मेरा ये अजीबोगरीब डांस देखकर थोड़ा सा हंस लो और अपने टेंशन को भूल जाओ। अरे तुम्हारी ये नौटंकी देखकर मुझे और भी ज्यादा इरिटेशन हो रही है। अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड और खराब मत करो। हम बाद में बात करते हैं। ऋषा की बातें सुनकर जतिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर एक दिन, ऋषा बेबी चलो ना, नए साल पर कहीं घूमने चलते हैं। स्विट्जरलैंड चले या फिर तुम्हारा फेवरेट स्कॉटलैंड। वहां ग्लासगो में मेरा एक दोस्त भी रहता है। वहां विंटर्स में जाने का मजा ही कुछ और है। तुम क्या कहती हो? ओफो जतिन, मैं यहाँ पर काम में बिजी हूँ और तुम हो कि तुम्हें नए साल पर घूमने जाने की पड़ी है। अरे ऋषा बेबी, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा है ना कि ये जॉब छोड़कर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो। क्यों इतना जिग कर रही हो? शट ऑफ जतिन, तुम एक बिजनेसमैन हो। तुम्हारे हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं एक कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय हूँ। मुझे आगे जाकर मेरे बॉस को जवाब भी देना पड़ता है। और रही बात तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने की, तो मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी। ये जॉब मैंने अपने दम पे हासिल की है, लेकिन तुम्हारी कंपनी में आऊंगी तो ऐसा नहीं होगा, समझे तुम? अरे लेकिन ऋषा, मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ कहीं पर। मैं अकेली मनाऊंगी नया साल, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। जब देखो तब कुत्ते की जैसे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। अरे जरा तो मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करो। तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसे हो। सब कुछ बताना पड़ता है तुम्हें, और ऊपर से हर बात के लिए जिद करते हो। ऋषा जतिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बालकनी में चली जाती है। वही जतिन भी अपने कमरे से बाहर चला जाता है। ओ वाह, टूटता तारा, ये तो कमाल ही हो गया। जल्दी से विश मांग लेती हूँ। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे इस बचकाने पति को थोड़ा मैच्योर बना दो। इसमें थोड़ी समझ डाल दो और इसे नए साल में एकदम ब्रांड न्यू बना दो, एकदम जतिन 2.0। ये विश मांगकर ऋषा सोने जाती है, लेकिन जब वो 1 जनवरी की सुबह उठती है, तभी वो देखती है कि उसकी मेड उसके लिए नाश्ता लाई है।
अरे, तुम यहाँ पर? साहब कहाँ पर है? हर सुबह तो वो ही नाश्ता लाते हैं मेरे लिए। अरे मैडम जी, साहब तो आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, अभी मैं चलती हूँ। यस, थैंक यू। जतिन तो हर रोज मेरे लिए नाश्ता बनाता है और कितने प्यार से सर्व भी करता है। खैर, मुझे क्या, मैं क्यों इतने हैरान हो रही हूँ? ये तो अच्छी ही बात है ना कि आज वो मुझे जगाने के लिए नहीं आया। चलो, नए साल की नई शुरुआत तो अच्छी ही हुई है। जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, वरना वहां पर मेरी नई शुरुआत बुरी हो जाएगी। फिर ऋषा तैयार होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। रात में जब जतिन ऑफिस से घर आता है, तभी ऋषा भूखी ही बैठी होती है और वो उससे एकदम सीरियस टोन में बात करता है। ऋषा, तुमने खाना खाया क्या? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर जतिन वहां से चला जाता है और उसका ये बदला बदला सा बर्ताव देखकर ऋषा हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? ये पक्का जतिन ही है ना? या कोई और घुस गया है मेरे घर में? इसे क्या हो गया है अचानक से? कहीं मेरी शूटिंग स्टार से मांगी हुई विश सच में पूरी तो नहीं हुई ना? फिर अगले दिन ऋषा का उसके ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उसी कारण वो थोड़ी सी स्ट्रेस होकर घर में बैठी होती है। ऋषा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? ठीक तो हो ना तुम? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारा जब मन करेगा तब बताना। अब मुझे जूम कॉल मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं डिनर पर। ओके। आज भी जतिन ऋषा को बिना मनाए ही चला जाता है। ये क्या हो गया है इसे? इसका ड्रामा कहाँ चला गया? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही विश मांगी थी, लेकिन अब जब ये मैच्योर आदमी बन गया है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ये तो बिल्कुल भी अपना नहीं लग रहा, एकदम पराया पराया सा लग रहा है। ऋषा को अब बहुत ही बुरा लगने लगता है। फिर एक दिन ऋषा जतिन से कहती है, जतिन, चलो ना, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है। उस अवसर पर बहुत मजा आएगा। स्विट्जरलैंड ही चलते हैं। तुम कह रहे थे ना उस दिन मुझसे? क्या कहते हो, चले फिर? नहीं ऋषा, अगले हफ्ते का मेरा शेड्यूल काफी टाइट है। मुझे बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड करनी है। अगर वो डील्स कैंसिल हो गई तो करोड़ों का नुकसान होगा, जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या? अब ऋषा का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे गुस्सा होकर कहती है, इनफ जतिन, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुमने? क्यों इतने बदल चुके हो तुम? क्यों मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? और क्यों मुझे पहले जैसे प्यार और केयर नहीं करते? ऋषा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? ऋषा मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी ऋषा बेबी हूं ना। पहले तो तुम कुत्तों की तरह आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही सब तो चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हें तो मेरी ये बचकानी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कितनी चिढ़ती थी तुम मुझ पर, तो अब क्या हो गया? तुम क्या चाहते हो जतिन? क्यों पूरी तरह चेंज हो गए यार? अरे तुम क्या चाहती हो? ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? जब मैं वैसा था तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, और अब मैं तुम्हें जैसे चाहिए वैसा बन गया हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अब मुझे तुम ही बताओ कि तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम्हें जैसे चाहिए था मैंने वैसे ही अपने आप को बदला है। अब और क्या उम्मीद रख रही हो मुझसे? नहीं यार, ऐसा मत करो जतिन। तुम पहले जैसे भी थे वैसे ही अच्छे थे। मुझे तुम्हारे साथ वैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी किसी का उतना प्यार नहीं मिला जितने तुमने दिया है,
और उस प्यार को मैं एक साथ हैंडल ही नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ऋषा, मेरी बात अभी नहीं। मैं अब बहरी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे रूठ कर मत बैठो जतिन। तुम हंसते और गाते हुए और बंदरों की तरह हरकत करते हुए ही सही लगते हो। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में कितना उजाला आता है। लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी से मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा गया है। नहीं ऋषा, अब मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। नहीं जतिन, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम इमैच्योर नहीं थे। तुम्हारा प्यार जताने का तरीका वैसे था। और प्यार मैच्योर इमैच्योर थोड़ी होता है, वो तो सीधे दिल से किया जाता है। हाँ ऋषा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ कैसे हैंडल करनी है। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उस तरह से पेश आता था। हाँ जतिन, तुम जब से बदले हो तब मुझे सही मायनों में तुम्हारी असली कीमत समझ आ गई है। लेकिन प्लीज मुझे मेरा पहले वाला पति लौटा दो। मुझे ये नया वाला पति नहीं चाहिए। ये वाला पति मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो ऋषा हमेशा से ही इतनी मैच्योर थी, आज उसकी आंखों में अपने पति के लिए आंसू आ चुके थे। फिर जतीन उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगाता है और वो उसे माफ कर देता है। ओए मेरी जान, बस कर पगली, अब और कितना रोएगी। चलो पैकिंग शुरू कर दो। हम अपनी एनिवर्सरी मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या? सच में? थैंक यू सो मच जतिन, एंड आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। फिर जतिन और ऋषा अपनी एनिवर्सरी मनाने स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और नया साल उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर देता है। जागृति की ननंद शीना दिवाली की छुट्टियों में मायके रहने आती है। आइए दामाद जी, आओ शीना बेटा, शादी के बाद तुम पहली बार घर आई हो। हाँ माँ, वैभव ने मुझे परमिशन दी है और सासू माँ ने भी। परमिशन की क्या बात है, तुम तुम्हारी मर्जी से अपने घर कभी भी आ सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शीना का पति वैभव और उसकी सास दोनों भी फ्री माइंडेड होते हैं। वो उस पर कोई दबाव नहीं डालते। मायके में आने के बाद शीना अपने घर के ऊपरी मंजिल पर एक हैंडसम लड़के को देखती है। वाव जागृति भाभी, ये ट्रिपल एच लड़का कौन है जो हमारे घर के ऊपरी मंजिल पर रहने आया है? ट्रिपल एच मतलब? ट्रिपल एच मतलब हॉट, हैंडसम एंड हैपनिंग। ओफो शीना, तुम तो पागल ही हो। ये हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है, अर्नव। पिछले 1 महीने से रह रहा है। ये तो बहुत ही हॉट है यार। ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? खैर, अभी तो आंखें ही सेक लेती हूँ, और तो कुछ नहीं हो सकता। अरे शीना, तुम ये क्या बोले जा रही हो? भूलो मत, अभी तुम शादीशुदा हो। ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या, बावली कही के? अरे भाभी, ये शोभा एंड ऑल गया चने के खेत में। मैं हूँ और थोड़ी ना कुछ गलत कर रही हूँ। बस एक हॉट एंड हैंडसम लड़की को ही ताड़ रही हूँ। शीना को अर्नव पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और अर्नव को भी शीना पसंद आती है। दोनों यूं ही दिन रात एक दूसरे को छुप छुप कर देखते रहते हैं। एक सुबह शीना छत पर धूप लेने जाती है और तभी वहां पर अर्नव शर्टलेस होकर वर्कआउट कर रहा होता है। सो हॉट, सो सेक्सी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आपकी बॉडी तो काफी अच्छी है मिस्टर पेइंग गेस्ट। वेल, थैंक यू। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं हो। थैंक यू, थैंक यू। दोनों आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और वहां से उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अर्नव वर्क फ्रॉम होम करता है, इसीलिए वो दिन भर मौका मिलते ही
शीना को बालकनी से आंगन में बैठा हुआ देखता रहता है और रात में वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। हाय शीना, क्या तुम मुझे इस वक्त मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ काम है। इस वक्त? लेकिन सब सो रहे हैं, मैं कैसे आऊं? प्लीज आ जाओ ना डियर, आंगन में या छत पर, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना और अर्नव रात के अंधेरे में आंगन में मिलते हैं और शीना अर्नव के गाल पर किस करती है। तभी वहां पर उसका पैर एक गमले से टकराता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। आह! ये आवाज सुनकर जागृति जाग जाती है और अपने रूम की लाइट्स जलाती है। जागृति बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी शीना घर के अंदर आ जाती है। कौन है? अरे शीना, तुम यहाँ? वो भी रात के 2 बजे? क्या हुआ शीना? वो भाभी, दरअसल वो मुझे बहुत अनईजी एंड सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसीलिए मैं आंगन में हवा खाने गई थी। अब मुझे ससुराल जाकर वहां की आदत हो गई है ना, इसीलिए यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अब तुम्हें पति की आदत जो लग गई है तो अकेले नींद कैसे आएगी? क्या भाभी, आप भी बाल बच गई, वरना आज तो मेरा बैंड ही बज जाता। फिर अगले दिन शीना और अर्नव डेट पर जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखने जाते हैं और तभी रात में रसोई की खिड़की से जागृति अर्नव और शीना को साथ में आते हुए देख लेती है। अरे अर्नव भैया और शीना, तुम दोनों साथ में कैसे आए? कहीं गए थे क्या तुम साथ में? ये बात सुनकर शीना और अर्नव को पसीने छूटने लगते हैं। नहीं तो भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो बस अपनी सहेलियों को मिलकर आ रही हूँ। और फिर घर आने के पहले हम दोनों एक दूसरे को रास्ते में मिले और मैं इसे साथ में लेकर आया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, कोई बात नहीं। चलो शीना, खाना तैयार है, जल्दी से डिनर कर लो। फिर अगले दिन सुबह शीना अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे काफी बेचैनी होती है और इसीलिए वो फिर से एक हफ्ते बाद वापस अपने मायके चली आती है। अरे शीना बिटिया, तू यहाँ पर? क्या हुआ बेटा? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सासू माँ अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पर गई है और वैभव अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए मैं चली आई यहाँ। शीना अपनी माँ से झूठ बोलती है। उसकी सास तो घर पर ही होती है। वो तो उसकी सास का अच्छा मन होता है, जिसके चलते शीना को फिर से मायके आने की इजाजत मिलती है। अरे शीना, मुझे तो ये लगा था कि अब तुम सीधे 6 महीनों बाद ही आओगी, लेकिन तुम तो बड़ी ही फास्ट निकली, 1 हफ्ते में ही वापस आ गई। हाँ भाभी, क्या करूं, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरा तो वहां मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए आप सबसे मिलने वापस आ गई मैं। चलो, अच्छी बात है बेटा। फिर रात में शीना और अर्नव फोन पर फुसफुसाते हुए बात करते हैं। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? हाय जानू, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा हूँ। प्लीज मुझे 10 मिनट के लिए ऊपर आकर मिलो ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। एक तो तुम बहुत ही कम बार आती हो अपने मायके में, किसे पता ये पल फिर मिले या ना मिले। देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम ऊपर जरूर आओगी। ओफो, ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना चुपके से अर्नव के कमरे में चली जाती है और वो दोनों प्यार भरा समय बिताते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है ये उन्हें ही पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह नीचे घर में सब शीना को ढूंढने लगते हैं,
पता नहीं इतनी सुबह सुबह ये लड़की कहाँ पर चली गई। माँ जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, शीना कहीं भी नहीं है। मैं अब छत पर जाकर देखती हूँ। जैसे ही जागृति ऊपर छत पर जाने वाली होती है, उतने में अर्नव शीना को उठा देता है और वो छत पर चली जाती है। अरे शीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जागृति भाभी, वो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक? वो भी छत पर? हाँ भाभी, मतलब मैंने वर्कआउट भी किया और यहीं पर थोड़े राउंड्स मार लिए। अच्छा, ओके। और इस बार भी शीना बाल बाल बच जाती है। अब शीना घर पर होते हुए भी अर्नव से ही दिन भर फोन पर चैटिंग करती रहती है। शीना, तुमने तो कहा था ना कि तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो, लेकिन जब से तुम आई हो तुम बस अपने फोन के साथ ही लगी हो। हमसे तो बस तुमने 3 से 4 बार ही बात की है। हाँ, वो भाभी, क्या करूँ अब, फोन की आदत लग गई है ना। बस अपनी सहेलियों से ही बातें कर रही हूँ। सब समझती हूँ मैं। एक दिन पल्लवी, जागृति और शीना का भाई तीनों घूमने का प्लान बनाते हैं। अरे शीना, जल्दी करो, बहुत टाइम से हम साथ में कहीं भी नहीं गए। हाँ शीना बिटिया, चल जल्दी। नहीं माँ, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। एंड प्लीज, मेरे कारण आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। माँ लंबे समय से कहीं भी नहीं गई। लेकिन शीना, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? हाँ शीना बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, प्लीज जाओ आप लोग और खूब एंजॉय करो। फिर वो तीनों घूमने निकल जाते हैं और मौके पर चौका मारते हुए अर्नव नीचे आ जाता है और वो दोनों खूब रोमांस करने लगते हैं। आज बस इस घर में मैं और तुम हो, आज तो हम जम के रोमांस करेंगे। यस बेबी। लेकिन उन तीनों का शीना के बगैर मन ही नहीं लगता। बेटा, गाड़ी वापस घर की तरफ ले ले, शीना के बगैर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ माँ, शीना को घर में अकेला छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस घर चलते हैं। ठीक है। फिर वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और तभी वहां पर शीना और अर्नव को रोमांस करते हुए देख उन सबके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। पल्लवी शीना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और शीना का भाई अर्नव को खूब मारता है और उसे घर के बाहर निकालता है। निकल जा यहाँ से कुत्ते। ये सब क्या है शीना? ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई शीना? अरे तुम्हारा इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास होने के बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। छी, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी शीना। आज के बाद अगर मुझे फिर से कुछ पता चला तो मैं तेरी इस घर में एंट्री ही बंद कर दूंगी और साथ ही सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दूंगी। समझ गई तो? हाँ माँ। शीना को अपनी गलती समझ आती है और वो फिर से अपने ससुराल चली जाती है।